हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। कैसे हो आप लोग सभी। उत्तराखंड टेट का पेपर नज़दीक है और इसीलिए हम अपने चैनल पर रेगुलर एसएसटी और ईवीएस की वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और आज की जो हमारी विशेष क्लास है वो ईवीएस के क्वेश्चन आंसर को लेकर है। 2022 के उत्तराखंड टेट में आए हुए ईवीएस के सभी प्रश्नों को आज मैं डिस्कस करूंगा। आप लोगों को पता लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे उत्तराखंड टेट में पूछे जा रहे हैं और आप लोगों को आगे कैसे तैयारी करनी है। अभी समय है, कुछ टाइम हमारे पास में, तो इसीलिए आप लोग रेगुलर तैयारी में बने रहिएगा। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं अपने पहले क्वेश्चन के बारे में कि भारत के संविधान में पदार्थ का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया जा सकता है। तो किसके अंतर्गत पदार्थ का संरक्षण होता है। पदार्थ का मतलब है किसी भी इमारत का, किसी भी वस्तु का संरक्षण करना। तो वो भाई मौलिक कर्तव्य भी हमारा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारी कि हम लोग किसी भी इमारत का संरक्षण करें, कि उसको प्रोटेक्ट करें। इसके अलावा एक नीति निर्देशक सिद्धांत जो है हमारे को, मतलब राज्य सरकार ये कहती है कि भाई अपने राज्य के अंतर्गत जितने भी हमारे जैसे एक पर्यावरण संरक्षण को लेकर कोई नेशनल पार्क है, कोई भी वस्तु उसमें हो सकती है, चाहे लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, तो उनका संरक्षण किया जा सकता है। फिर 7वीं अनुसूची में भी ये वाली बात बोली गई है, क्योंकि 7वीं अनुसूची ये कहती है राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, तो उसमें भी संरक्षण किया गया है वस्तुओं का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट है। फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड इज द राइट नंबर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि लुप्त प्राय जानवरों के बीज, ये जीव है हमारे यहाँ पर, ठीक है, लुप्त प्राय जानवरों के जो जीव होते हैं और परजीवियों को क्रायो संरक्षण तकनीकी द्वारा लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। तो वो संरक्षित कैसे किया जा सकता है, क्या बर्फ़ में रखकर, क्या फिर वो कार्बन टेट्रा कोलेजन में, या फिर इसके अलावा तरल पदार्थों के अध्ययन में, मतलब तरल पदार्थों के अंदर रखे, या फिर अमेरिका में रखकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरल पदार्थों में रखकर। यहाँ पर ये रखने की बात की जा रही है कि तरल पदार्थों में रखकर लुप्त प्राय जानवरों के जीव और परजीवियों के क्रायो संरक्षण तकनीकी के द्वारा उन्हें लंबे समय तक रखा जा सकता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की। ओके, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो पाइपलाइन एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होती है वो क्या कहलाती है। स्थानीय शाखा ही कहते हैं इसको। सही आंसर हो जाएगा स्थानीय शाखा, इसका सही आंसर है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन, तो वायुमंडल में वर्षा और तूफान, कार्बन और बिजली वगैरह जो इत्यादि चमकती है, वो वायुमंडल की कौन सी परत में चमकती है इनमें से। तो क्या वो आयन मंडल में है, क्या समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर में, या फिर ओजोन मंडल ओजोन लेयर में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है, क्योंकि क्षोभ मंडल जो है वही सभी मौसमी घटनाएं इसके अंदर होती है। जितनी भी हमारी वर्षा होना, बिजली कड़कना इत्यादि सब कुछ ट्रोपोस्फेयर के अंदर होती है। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि बायोडिग्रेडेबल, जिसे हम लोग कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबल भी इसमें कहा जा सकता है इसको, एक पोषक तत्वों का कारण क्या है। देखो, जो इन्हें एक जैव निम्नीकृत पदार्थ भी कहते हैं, जो पानी में और मिट्टी में आसानी से घुल जाते हैं। तो इनमें से क्या कारण हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि जलीय खाद्य पदार्थ, वेब पदार्थों की जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है। क्या ऑप्शन नंबर सेकेंड है कि बायोडिग्रेडेबल पोषक तत्वों के कारण मछली का उत्पादन बढ़ सकता है। क्या ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियों की मौत हो सकती है। क्या ऑप्शन नंबर डी है शाइना लिखने के कारण नदी का बहुत जल सूख जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपदा प्रबंधन निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हमारे, ध्यान रखेंगे उत्तराखंड टेट के अंदर। और इसके अलावा पर्यावरण है, भूगोल है, हमें ये चीज़ें पढ़नी है इसमें, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आती है। क्या वो केंद्रीय है, क्या वो राज्य है, क्या वो समवर्ती सूची है। ये समवर्ती सूची की बात की जा रही है यहाँ पे, कनकरेंट लिस्ट की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है। क्यों? क्योंकि कनकरेंट लिस्ट के अंदर ही हमारा आपदा प्रबंधन जो हो जाता है हमारा, ठीक है, तो उनको रखा जाता है। केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी आपदा प्रबंधन का कार्य करती है अपने राज्य में और केंद्र के अंदर, ठीक है। तो नंबर नेक्स्ट, राजेश कक्षा 5 का शिक्षक है, वह वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनाने की योजना बना रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि एक राजेश है जो कक्षा 5 का शिक्षक है, वह वृक्ष संरक्षण मतलब पेड़ के संरक्षण की विधि बना रहा है। तो उसके लिए क्या सबसे उपयुक्त विधि होगी। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि प्रत्येक विद्यार्थियों को एक विचारधारा और उसके पालन पोषण के लिए प्रेरित करना। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। क्या ऑप्शन नंबर सी है शिक्षार्थियों को पोस्टर प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। क्या ऑप्शन नंबर डी है समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों को समूह बनाना।
देखो भाई, सारी चीज़ें वैसे तो इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं, लेकिन इनमें से जब से बेस्ट हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो एक पर्यावरण मतलब वृक्ष के, पेड़ के, प्लांट के संरक्षण के बारे में बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्रत्येक शिक्षार्थियों को एक विचारधारा और उसके पालन पोषण के लिए प्रेरित करना कि किस तरीके से पालन पोषण किया जा सकता है किसी भी चीज़ का, तो वो चीज़ सबसे बेहतर रहेगी यहाँ पर। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस जगह पर स्थित है, मतलब आपदा प्रबंधन संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो क्या वो पुणे में है, क्या वो मिदनापुर में है, क्या नई दिल्ली में है, क्या कोलकाता में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है। मतलब नई दिल्ली के अंदर आपदा प्रबंधन संस्थान का हेडक्वार्टर है। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखिए जरा क्वेश्चन को, तो वो है इकोमार्क। इकोमार्क से किससे संबंधित होता है? क्या वो आदिवासी धार्मिक से, क्या वो आदिवासी से, क्या वो आदिवासी संस्था से, क्या वो पर्यावरण धार्मिक संस्था से? देखो यहाँ पर 2 बार धार्मिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी को पता होगा, बेसिक सी बात है कि पर्यावरण का पेपर है हमारा कोई, और यहाँ पर इकोमार्क जो होगा मतलब इकोसिस्टम से रिलेटेड है, तो इकोमार्क जो है वो पर्यावरण धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट होगा। नंबर नेक्स्ट बात करें हम लोग प्रश्न की, तो वो है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किससे उत्पन्न हुई थी, मतलब कौन से ऐसे एक समिट से उत्पन्न हुई थी? तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पृथ्वी शिखर सम्मेलन से, रियो डी जेनेरियो जिसे हम लोग कह सकते हैं हम लोग? क्या ऑप्शन नंबर बी है क्योटो सम्मेलन जो जापान में हुआ था 1997 में? इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, क्या ये सही है? क्या G8 शिखर सम्मेलन इसके अंदर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट है, क्योंकि क्योटो सम्मेलन जापान के अंदर जो क्योटो सम्मेलन हुआ था उसी में ये वाली बात बोली गई थी कि कार्बन को कम करने के लिए हमें उन्हें क्रेडिट एक यूनिट देनी होगी, और यूनिट के हिसाब से ही वो अपने कार्बन को उत्सर्जित करेंगे कि इतने क्रेडिट यूनिट ये देश कार्बन को उत्सर्जित करेगा, या फिर जो बड़ा देश है जिसका इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है तो वो उसको क्रेडिट यूनिट ज़्यादा थी तो वो ज़्यादा कार्बन को उत्सर्जित कर सकता है, क्योंकि जब ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया होगा। तो इस प्रकार की जो एक व्यवस्था थी वो की गई थी क्योटो सम्मेलन के अंदर, जापान के अंदर जो क्योटो हुआ था। ठीक है, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम नकली तंत्र है? तो क्या वो धान के खेत है, क्या वन है, क्या घास के मैदान है, क्या झील है? तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए इज़ द राइट है। देखो वन अपने आप हो जाते हैं, घास के मैदान भी अपने आप हो जाते हैं, और झील भी अपने आप हो जाती है, लेकिन धान के खेत को हमें लगाना होता है, एक प्रकार से कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की। ओके, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो सभी को आंसर पता ही होगा इसका, बेसिक सी बात है, 22 मार्च को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो 22 मार्च इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो अच्छा क्वेश्चन है। समुद्री रेगिस्तान को और भी किसी नाम से जाना जाता है, तो कौन सा ऐसा नाम है जिसे समुद्री रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है? क्या टुंड्रा है, क्या सवाना, क्या टैगा घास का मैदान, या कि स्टेप्स है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट है, टुंड्रा। अगर मैं बात करूं तो अगर हमारा जो एक ग्लोब है, इस ग्लोब पर ये जो 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री लाइन से हम लोग ऊपर जाएंगे, 60 डिग्री लाइन आएगी। तो 60 डिग्री लाइन से जब हम लोग 80 डिग्री लाइन के बीच में जाते हैं, तो 80 डिग्री और 60 डिग्री का जो बीच वाला हिस्सा है नॉर्थ हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में, तो वो टुंड्रा प्रदेश होता है। फिर टैगा प्रदेश इससे थोड़ा ऊपर होता है, वहाँ पर बर्फ़ होती है, ठंडा प्रदेश होता है पूरी तरीके से, इसीलिए उसे हम लोग एक समुद्री रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो 1936 में 1936 में स्थापित भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान, फर्स्ट नेशनल पार्क जो इंडिया में स्थापित हुआ था 1936 में, तो उसका नाम क्या था? तो बेसिक सी बात है, सभी को पता होगा कि हेली नेशनल पार्क उसका सही आंसर है। हेली नेशनल पार्क, जिसे वर्तमान में हम लोग रामगंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं, या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है उत्तराखंड के अंदर। नंबर नेक्स्ट देखें आप लोग क्वेश्चन को, तो वो है कि एक शिक्षक, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक शिक्षक अपने छात्रों को अलग अलग अवकाश के चित्र देता है, मतलब अवकाश है भाई कि संडे में है, ट्यूसडे में है, थर्सडे में, वेडनेसडे में, अलग अलग डे के, तो अवकाश के चित्र देता है और उन सभी अवकाशों पर रंग बनाने को कहता है।
हमारे घर में जो नहीं है, जो नहीं पाए जाते, मतलब इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? तो इस गतिविधि का उद्देश्य एक ही होगा, प्रेरणा कौशल का विकास करना। प्रेरणा एक इंस्पायरेशन या इंस्पायर स्किल का विकास करना। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट है। यहाँ पर सारे में 1 2 3 तीनों के अंदर ऑप्शन एक ही दिया गया है, तो प्रेरणा कौशल विकास का। ठीक है, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कृषि में जल संरक्षण में सहायता करती है? देखो, कौन सी प्रक्रिया कृषि में जल संरक्षण, जल को संरक्षित करने में, उसको स्टोर करने में सहायता करती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि कृषि भूमि का कम उपयोग करना। ठीक है जी, बिल्कुल है। नंबर सेकंड है सींच से पहले जिप्सम का उपयोग करना। जब सिंचाई की जाती है, पानी दिया जाता है खेत के अंदर, तो उससे पहले चूना डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जाएगा, थोड़ा ऊपर वाला जहाँ हमारी जड़ें हैं, जहाँ तक हमें ज़रूरत है पानी की, वहीं तक ही रहेगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड है कि कृषि योग्य भूमि पर कृषि योग्य भूमि का ही उपयोग करना। कहने का तात्पर्य है कि जो कृषि योग्य भूमि है, केवल उस पर कृषि ही लगाना, कुछ और चीज़ें, फालतू की चीज़ें ना करना। ठीक है, जहाँ तक कृषि की भूमि होगी वहाँ पर हमने कृषि लगा रखी है, वहीं पर हम लोग अपना पानी देंगे तो ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट है। 1 2 3 तीनों आंसर इसके सही है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, भारत के किस राज्य में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में जल पंचायत नियुक्त की गई है, या जल पंचायत का गठन किया गया था? तो वो क्या केरल में है, क्या राजस्थान में, क्या महाराष्ट्र में है, क्या गुजरात में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है। महाराष्ट्र के अंदर जल पंचायत का गठन किया गया था। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जल प्रदूषण का सूचक है? देखो, बैक्टीरिया जल प्रदूषण का सूचक है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि कौन सा इनमें से ऐसा बैक्टीरिया है जो जल प्रदूषण का सूचक है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट है। कॉलीफॉर्म जो एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, वो जल प्रदूषण का सूचक होता है जिस समय प्रदूषण हो जाता है जल के अंदर, तो इसीलिए क्या हो जाता है कि इससे हमें पता लग जाता है कि जल में प्रदूषण है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की। ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक चक्र सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है? कौन सा ऐसा पोषक चक्र है जो पेड़ों को, जीव जंतु को प्राप्त होता है, उनकी बॉडी में भी होता है, और उसके बाद वो चक्र चल रहा है, और लेकिन वो चक्र किसकी मदद से चल रहा है? सीधे प्रकाश की वजह से चल रहा है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन चक्र। और कार्बन चक्र बड़ा महत्वपूर्ण चक्र है। देखो, सभी के बॉडी में जितने भी लिविंग्स है, ऑर्गेनिज्म है, उन सब की बॉडी में भी कार्बन होता है। इसके अलावा हमारे जो एक खनिज पदार्थ होते हैं उसके अंदर भी कार्बन की मात्रा होती है। वायुमंडल में भी कार्बन जो है हमारा उसकी मात्रा भी होती है। ठीक है ना, तो वायुमंडल से कैसे वो बॉडी में जाता है, फिर उसके बाद कई अलग अलग जगह पर जाता है, मिट्टी में जाता है, तो वो सब कुछ जो प्रक्रिया है वो कार्बन चक्र कहलाती है। और यह एक ऐसा पोषक तत्व है जो सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें जरा क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे हमें गलत छांटना है कि जैव जलवायु पर्यावरण उपयुक्त है। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि जैव लागत प्रभावशाली है? क्या ऑप्शन नंबर सी है कि जैव ईंधन ऊर्जा संकट पर फिजियोथेरेपिस्ट सहायता कर सकता है या होती है? ऑप्शन नंबर डी है मक्के से जैव ईंधन भी तैयार किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसके तीनों के तीनों। फर्स्ट भी सही है इसका, और सी भी इसका सही है, और डी भी इसका सही है, लेकिन गलत पूछा गया था कि जैव ईंधन जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मतलब गलत ऑप्शन है कि जैव लागत प्रभावशाली होती है। जैव लागत प्रभावशाली मतलब महंगी की बात की जा रही है, या प्रभावशाली होती है, तो ऐसा नहीं होता है। जैव हमारा खाद्य होता है, कम पैसों में प्राप्त हो जाता है। जो एक हमारा उर्वरक आता है उससे भी कम पैसों में हमें जैव खाद्य प्राप्त हो जाता है, या जैव चीज़ें जितनी भी होती है वो सस्ती भी पड़ जाती है, और एक प्रभाव मतलब एक अच्छी भी होती है, बेहतर भी होती है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ऊर्जा का सबसे प्रभावशाली स्रोत है? तो कौन सा प्रभावशाली स्रोत है ऊर्जा का भारत के अंदर? देखो, भारत में ना सूरज की रोशनी लगभग ज़्यादा पड़ती है। क्यों पड़ती है कि एक तो भारत, अगर मैं बात करूं कि अगर ये भारत है और इसके बीच से कर्क रेखा होकर जाती है, तो नीचे वाला हिस्सा तो पूरा का ट्रॉपिकल जोन में ही है। सूर्य की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ती है क्योंकि वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ रहा है, गर्मी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इसके
अलावा भी ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें भी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, ठीक है, वहाँ पर भी ठीक ठाक मौसम होता है, ऊपर वाले हिस्से में रोशनी ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो सकती है या सबसे अच्छी प्राप्त हो सकती है ऊर्जा, तो वो है सौर ऊर्जा। क्योंकि सूरज का प्रकाश सीधा पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा पड़ता है, इसलिए हम लोग सौर ऊर्जा को ज़्यादा उत्पन्न कर सकते हैं अपने भारत के अंदर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट, ओके, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो जैव एक खाद्य के रूप में किया जाता है, तो वो किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट है। अजोला जो हो जाता है एक धान के खेत में पाया जाता है, तो ये धान की फसल में पोषक तत्व को बढ़ाता है, और जब पोषक तत्वों को बढ़ाएगा तो इसका मतलब क्या है कि खाद्यान्न जो होगा वो ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो एक उसके लिए फ़ायदा है, मतलब किसानों के लिए भी, और इसके अलावा जो हमारी इकोनॉमिक दृष्टि से देखा जाता है वो तब भी फ़ायदा है। तो इसीलिए एक जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है हमारा अजोला जो होता है। नंबर नेक्स्ट, हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक है? कौन सा अम्लीय वर्षा का, एसिडिक रेन का प्रमुख घटक है? तो किसकी वजह से हो सकती है? क्या HCl की वजह से होती है, क्योंकि HCl भी अम्ल है, HNO3 भी अम्ल है, H2SO4 भी अम्ल है, या फिर H2SO3? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट है। थर्ड इज़ द राइट क्यों है? क्योंकि भाई H2SO4 जो हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड पानी की उपस्थिति में क्या काम करेगी? तो वो पानी की उपस्थिति में क्या हो जाता है, H2SO4 में चेंज हो जाता है, और H2SO4 जब वो नीचे गिरता है पानी के साथ साथ, वर्षा के साथ साथ में, तो अम्लीय वर्षा होती है, और अम्लीय वर्षा के कारण ही स्टोन कैंसर होता है, मतलब इमारतें में ह्रास होता है, या इमारतें खराब हो जाती है, या फिर पत्थर भी खराब हो जाते हैं, और इसीलिए अम्लीय वर्षा जो हो जाती है वो खतरनाक होती है किसी भी इमारतों के लिए, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, बच्चों को ई वैश्विक में शामिल करने के लिए सबसे प्रभावशाली रणनीति कौन सी है? ई वैश्विक का मतलब होता है जो एक हमारा ऑनलाइन वैश्वीकरण चल रहा है, एक सारी चीज़ें होती हैं, सामान खरीदना बेचना इत्यादि सब कुछ, और इस तरीके से जब बिजनेस भी कर सकते हैं हम लोग, ऑनलाइन जो भी होता है वो ई वैश्वीकरण होता है हमारा, या वैश्विक होता है। तो इसका सही मतलब एक प्रभावशाली रणनीति कौन सी होगी? तो बेसिक सी बात है, बच्चों के लिए तो कहानी जो होती है वो सबसे प्रभावशाली होती है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। कहानी विधि के भी यहाँ एक तरीके से हम लोग कैसे सामान को खरीद सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, कैसे हम लोग ऑनलाइन कार्य कर सकते हैं वैश्विक स्तर पर, तो ये सारी चीज़ें कहानी के तौर पर समझाया जाए बच्चों को, तो बेहतर तरीके से बच्चा सीख पाता है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें जरा क्वेश्चन को, तो वो है कि प्रत्येक छात्र को उपयोगी सामग्री बनाने के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। भाई कोई भी उपयोगी सामग्री बनाने के लिए शिक्षक की आवश्यकता तो होगी जिस समय बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश शिक्षक का स्टार्ट उद्देश्य या स्टार्टिंग उद्देश्य या प्रारंभिक उद्देश्य नहीं है? तो कोई यहाँ पर पूछा गया है, तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि कक्षा में सर्वश्रेष्ठ छात्रों का चयन करना? जी हाँ, बिल्कुल गलत हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? कक्षा में सर्वश्रेष्ठ छात्रों का चयन करना, यहाँ पर एक भेदभाव है, और जब भी भेदभाव वाली बात होगी किसी भी कक्षा के अंदर वो चीज़ बिल्कुल गलत हो जाएगी, चाहे वो बच्चों के पर्पस से, चाहे वो शिक्षक के पर्पस से। नहीं तो यहाँ पर छात्रों को अर्थशास्त्र का विकास कराना ये सही है, छात्रों को पुनः चक्रण, पुनः उपयोग का एक और उनका रूपांतरण की अवधारणा को स्पष्ट करना, या सूक्ष्म जीवों से बनी वस्तुओं को प्रदर्शनी दिखाना, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी वो बिल्कुल सही है। नंबर ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट गलत है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ज़रा क्वेश्चन की, तो वो है कि दूसरी कक्षा की शिक्षिका तनुजा, एक सेकंड क्लास की जो एक शिक्षिका है वो है तनुजा, से संबंधित एक विषय फूल से संबंधित है, मतलब एक जो विषय है, जो चैप्टर दिया गया है वो फूल से संबंधित है, तो क्या करेगी वो? अब मतलब तनुजा क्या करेगी एक बेहतर तरीके से बच्चों को सिखाने के लिए? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि बच्चों को स्कूल में छात्रावास में, बच्चों को स्कूल के छात्रावास में ले जाए और जहाँ अनगिनत फूल पाए जाते हैं। जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही आंसर है कि जितना भी, या तो हम लोग कह सकते हैं कि बच्चों को स्कूल के एक नज़दीकी पार्क में लेके चले जाएं, तब भी बिल्कुल सही है, या फिर ग्राउंड में लेके चले जाएं स्कूल के, तब भी सही है, या फिर स्कूल के किसी छात्रावास में लेकर चले जाएं और वहाँ पर दिखाएं कि किस तरह सारे यहाँ पर बगीचे फूल वगैरह हैं और क्या महत्व है इन फूलों का हमारे जीवन में, वो सारी चीज़ें आप लोग बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, जिस समय एक बिल्कुल स्थाई, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि परमानेंट ज्ञान उनको बच्चों को अगर देना हो तो ये सबसे बढ़िया रणनीति होगी हमारी।
ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो वो है कि एक संशोधित पर्यावरण विज्ञान के रूप में ई वैश्विक अध्ययन का महत्व क्या है। देखो, एक संशोधित पर्यावरण मतलब एक जो थोड़ा सा पर्यावरण में परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो संशोधन उसे ही कहते हैं हम लोग, ठीक है। एक संशोधन पर्यावरण विज्ञान के रूप में ई वैश्विक अध्ययन का महत्व क्या है। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बारे में वैज्ञानिकों और उनके संबंधों को स्थापित करने में सक्षम होना। जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये पहला ऑप्शन, कि प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बारे में वैज्ञानिकों और उनके संबंधों को स्थापित करने में सक्षम होना, ये बिल्कुल सही आंसर है। और ऑप्शन नंबर बी है हमारा, कि सभी एसोसिएशन में भाग लेने में असमर्थ होना, गलत हो जाएगा। कि सिद्धांत के साथ साथ व्यवहार में A+ स्कोरिंग करना, ये भी स्कोरिंग मतलब वो भी गलत हो जाएगा। और भाषा की तुलना में विज्ञान सीखने में अधिक आनंद लेना, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है ओके, किस देश में पर्यावरण के एक नीति कानून की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था। देखो, किसी देश में पर्यावरण विधान या कोई भी कानून की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था, चाहे वो कोई सा भी देश है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो कोई सा भी देश है। तो क्या कस्तूरी रंगन है, क्या सुब्रमण्यम है, क्या माधव नायर समिति है, क्या उल्लास कारंत समिति है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट है। सुब्रमण्यम समिति जो है हमारी वो संबंधित है पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण के विधान से संबंधित, ठीक है। ओके, तो ये थे आज की महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2022 में उत्तराखंड टेट के अंदर आए हुए थे। और इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट हम लोग और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आते रहेंगे जितना हमारा उत्तराखंड टेट होगा। और अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।